हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का सेशन लेकर आए हैं। उसमें टॉपिक है भारत की नदियाँ। आज हम भारत के अपवाह तंत्र, भारत की नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ सभी के बारे में मैप के साथ पढ़ेंगे कि कहाँ से नदियों का उद्गम होता है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है। बहुत छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम लोग वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले थ्योरी में जानते हैं। एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ समुद्र का खारा पानी नदियों के ताज़े पानी के साथ मिलता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये आप देख सकते हैं एस्चुरी की पिक। ये रिवर का पानी है, ये ओशन का है, और ये यहाँ पे बीच में एस्चुरी बन रही है। अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का निर्माणकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। गंगा, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये आप डेल्टा की पिक देख सकते हैं। थ्योरी से हमने पढ़ लिया डेल्टा और एस्चुरी के बारे में। आई नो थ्योरी से समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आपको सिंपल फॉर्म में बताने जा रहे हैं कि डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका डेल्टा और ये है एस्चुरी। अब होता क्या है, डेल्टा उन नदियों से बनता है जो नदियाँ अपने साथ बहुत सारे अवसाद यानी सेडिमेंट्स लाकर आती हैं। ये नदियाँ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होता जाता है, और नदी का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण नदी का पानी समुद्र से मिलने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पे बनता है डेल्टा। अब एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी वो नदियाँ बनाती हैं जो अपने साथ कम मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं और उनका वेग काफ़ी अधिक होता है, तो वो नदी आकर डायरेक्ट ओशन से मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी अवसाद इकट्ठा नहीं होते हैं, जो थोड़े बहुत होते भी हैं वो नदी से ओशन में आकर बह जाते हैं। इसलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो नदियाँ बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं वो ऐसा फॉर्म बना देती हैं और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ कम मात्रा में अवसाद यानी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं वो डायरेक्ट आकर ओशन के पानी से मिल जाती हैं, इसीलिए उन्हें एस्चुरी कहते हैं। आगे देखते हैं। आप देखते हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या होता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों से छोटी छोटी धाराएं आ रही हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण कर रही हैं। इन छोटी छोटी धाराओं को हम सहायक नदियाँ कहते हैं। अब है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ये कितने पार्ट्स में होता है? ये 2 पार्ट्स में होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, देखते हैं। पहला पार्ट है हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसमें क्या क्या आता है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इनका कहाँ से उद्गम होता है। और दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये यहाँ पे है। इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ आती हैं। हम इनके बारे में भी जानेंगे, इनका उद्गम स्थल, ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, भारत, पाकिस्तान और चीन। चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट सिनका बाब से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये आप देख सकते हैं, चीन के तिब्बत में से मानसरोवर झील के पास में सिनका बाग नाम
नाम की कोई जगह है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई यह नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के पास में, उसके बाद में गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट सिनकाबाब से इसका उद्गम होता है और ये भारत में लद्दाख से एंटर करती है और पाकिस्तान में दर्दिस्तान के पास से एंटर करती है। आगे देखते हैं। तिब्बत में इसे सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खबान अथवा शेरमुख कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं, ये है सिंधु नदी और भारत का जो लेह शहर है इसके दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये कहाँ से निकलती हैं। सबसे पहले आता है चेनाब नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रे से, और इनका निर्माण 2 नदी कौन कौन सी? चंद्रा और भागा 2 नदियों से होता है। इसलिए इसे चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी से मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, व्यास, सतलज नदियाँ आकर मिलती हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम स्थल वैरीनाग में एक झरने से होता है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पीर पंजाल में है। ये आप झेलम नदी देख सकते हैं, ये है झेलम नदी। इसका उद्गम कहाँ से? वैरीनाग में एक झरने से होता है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से पीर पंजाल में पाई जाती है। इसके बाद श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है और पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। झेलम नदी पाकिस्तान के झंग से होकर चिनाब नदी में मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झंग जिले की सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है, जिस पर थीन बांध भी बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। रावी नदी यहाँ से निकलती है रोहतांग दर्रे से और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? झंग जिले के सीमा के पास। इस पर थीन बांध भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। सिंधु के सहायक पचनंद में सबसे छोटी नदी रावी नदी है। पचनंद क्या होता है हम आगे अभी समझेंगे। आगे देखते हैं। अब है सतलज नदी। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल झील से होता है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिंधु नदी के उद्गम स्थल से 80 किलोमीटर दूर राक्षस ताल के से होता है। ये यहाँ से पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब नदी से मिलती है। ठीक, चिनाब नदी से मिलने से पहले इसमें व्यास नदी भी आकर मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये चिनाब नदी से मिल रही है और इससे मिलने से पहले इसमें व्यास नदी भी आकर मिल रही है। आप पढ़ते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकली
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। हरिके भी इम्पॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे हरिके क्या, हरिके में क्या है, हरिके क्या होता है। तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ है हरिके, ये है, ये सतलज नदी और ये व्यास नदी, यहाँ पे इनका संगम है, ये बना है हरिके। नोट, हरिके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलज नदी के संगम की बात की थी, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। यहाँ पे जो हमने अभी आपको दिखाया हरिके है, यहाँ से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 470 किलोमीटर। ये आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर, ये है इंदिरा गांधी नहर जो कि हरिके से निकलती है और राजस्थान और पंजाब से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है, तब यह चिनाब से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। हमने अभी पढ़ा था पंचनद, यहाँ पे देखते हैं पंचनद क्या होता है। तो पंचनद का निर्माण करती है, मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। हम देखते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, पंचनद यहाँ पे बन रहा है। ये पांचों नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती हैं और यहाँ से आगे एक साथ बढ़ती हैं, इसीलिए इसे पंचनद कहते हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले ये पांचों नदियाँ आगे एक साथ मिलकर बहती हैं, इसीलिए इसे यहाँ पर पंचनद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, इसीलिए सिंधु नदी के पानी को लेकर एक जल समझौता हुआ था। वो देखते हैं क्या है। पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे गंगा तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आखिरी सेशन में हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। पक्षी के पंजे के आकार का कुछ इस टाइप का डेल्टा बनाती है, ऐसी कौन सी नदी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल आंसर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।